हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, दैट इज कृषि। अब कृषि क्या होती है? कृषि होती है खेती। अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। ज़्यादातर हम खाद्यान्न मीन्स खाने की चीज़ों की खेती करते हैं। इनके अतिरिक्त ये कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले, इन सब का भी हम निर्यात करते हैं। निर्यात मीन्स बाहर के देशों को बेचते हैं। कृषि के प्रकार, अगर हम कृषि के प्रकारों की बात करें तो कृषि एक बहुत ही प्राचीन क्रिया है, मीन्स बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और समय के साथ साथ परिवर्तन हुए हैं बहुत सारे इसको उगाने के तरीकों में, खेती करने के तरीकों में। पहले लोग क्या करते थे? सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे। अब क्या होती है? वाणिज्य खेती होती है। वाणिज्य खेती मीन्स हमने खेती से फायदा लेना शुरू कर दिया है। क्लियर? सो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं कृषि के। फर्स्ट है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह मतलब नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि अपना निर्वाह करने के लिए जो हम खेती करते थे। सो ये अभी भी देश के कुछ भागों में की जाती है। इसमें क्या करते हैं? कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर पुराने कृषि के औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी से परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। ये किस पर निर्भर करती है? मानसून पर, मृदा की जो अपनी नेचुरल उसकी उपजाऊ शक्ति होती है उसके ऊपर, और बाकी पर्यावरण परिस्थितियों के ऊपर ये निर्भर करती है। यह कृषि, इसका नाम क्या है? कृत्रिम दहन प्रणाली। इसे हम कृत्रिम दहन प्रणाली या फिर इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें किसान, जैसे कि जंगल है, जंगल में कोई किसान रह रहा है, उसे स्लैश एंड बर्न खेती करनी है, वो क्या करेगा? कुछ पेड़ों को काटेगा और ज़मीन के एक टुकड़े को वो साफ कर लेगा, पेड़ों को जला के या उनको काट करके, और उस ज़मीन के ऊपर वो अपने परिवार के लिए जितना वो खा सकते हैं, अपने खाने के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेती करेगा और बाकी जो फसलें हैं वो उगाएगा। और जब धीरे धीरे वहाँ पे वो खेती करता रहेगा, अब उसमें कोई बाहर से खाद वो नहीं डाल रहा है, तो ज़मीन की, मृदा की जो उपजाऊ शक्ति होती है, उर्वरता होती है, वो कम हो जाती है। और इसके बाद किसान क्या करता है? उस भूमि के टुकड़े को छोड़ के कहीं और चला जाता है और कहीं और जाके ज़मीन को साफ करता है और वहाँ पर खेती करता है। और इससे क्या होता है? जो पिछली ज़मीन उसने छोड़ी होती है वो अपनी उपजाऊ शक्ति टाइम के साथ दोबारा से गेन कर लेती है, दोबारा से पा लेती है। सो कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से क्या होती है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। अब हमें पता है कि इसमें किसान कोई उर्वरक या कुछ और प्रयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए कृषि में इसकी उत्पादकता क्या होती है? बहुत कम होती है। मीन्स जो उत्पादन होता है, उत्पाद हमें मिलते हैं वो कम मिलते हैं। अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग भागों में हम इस कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों की, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, वहाँ हम इसे क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान में इसे हम दीपा के नाम से जानते हैं। अब कुछ बाहर के देशों में इसे क्या कहा जाता है? झूम को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनकू, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। भारत के और हिस्सों में, जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेवर कहते हैं या दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में इसे पामाडाबी या कोमान कहते हैं, विरंगा पश्चिम घाट में इसे कुमारी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे हम क्या कहते हैं? वॉलरे या वॉल्ट्रे, और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल, और झारखंड में कुरवा, और उत्तर प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब क्या है? किसान गहन जीविका कृषि। अब तक हमने क्या पढ़ी? प्रारंभिक कृषि हमने पढ़ी जो स्लैश एंड बर्न थी। अब दूसरा प्रकार है कृषि का गहन जीविका कृषि। अब इसमें क्या करते हैं? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर क्या होता है? जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। यहाँ पर क्या है? श्रम गहन खेती है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।
प्रारंभिक में हम कोई भी रासायनिक उर्वरकों का यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम रासायनिक निवेशों का भी यूज़ करते हैं, सिंचाई का भी प्रयोग करते हैं। सो भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण क्या होता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन है उसका आकार छोटा होता जा रहा है। मान लो आपके दादाजी के पास 20 एकड़ ज़मीन थी, फिर उनके आगे 2 लड़के तो दोनों के पास 10-10 रह गई, फिर उनके आगे अगर 2-2 हो गए तो उनके पास 5-5। ऐसे क्या है, प्रति व्यक्ति ज़मीन कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्या होता है, ऐसे में किसान के पास कोई रोजगार ना होने के कारण उस सीमित भूमि से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश की जाती है कि ज़मीन तो कम है, चलो इससे उत्पादन ही ज़्यादा किया जाए। और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा रासायनिक चीज़ें उसमें डालना शुरू कर देता है। इससे कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है। उसके बाद आती है वाणिज्यिक कृषि। और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक का मतलब होता है हमें कृषि से फ़ायदा लेना, कृषि को फायदे के लिए करना, एज अ बिजनेस करना। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकीकरण का स्तर भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो हम चावल किस लिए उगाते हैं, वाणिज्य की फसल है, मतलब हम बेचने के लिए चावल उगाते हैं। हमारे यहाँ खाना तो कम जाता है, तो हमारे यहाँ ये क्या है, वाणिज्य की फसल है। लेकिन अगर उड़ीसा में बात करें तो यह जीविका फसल है, क्योंकि वहाँ चावल को ज़्यादा खाया जाता है, लोग अपने खाने के लिए उगाते हैं। सो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि में कौन सी फसलें आती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, वो वाली फसलें। इसमें किया क्या जाता है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। एकल फसल मतलब एक ही फसल लगाई जाती है, बहुत सारी ज़मीन में एक ही फसल होती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच का अंतरापृष्ठ है, मीन्स इसका जो माल होता है वो सीधा उद्योगों में जाता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जहाँ अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से ये खेती की जाती है। बहुत पैसा लगता है इसमें, मजदूर लगते हैं, और इससे प्राप्त जो उत्पादन होता है वो सारा ही कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये क्या है, महत्वपूर्ण भारत की रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, यहाँ पर क्या होती है, चाय होती है। कर्नाटक में ज़्यादातर कॉफ़ी होती है। ये वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में जो उत्पादन होता है वो किस लिए होता है, बिक्री के लिए, मीन्स बेचने के लिए होता है। सो इसके विकास में हमें परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट है शस्य प्रारूप। अब शस्य प्रारूप का मतलब क्या होता है, पैटर्न, एग्रीकल्चर के पैटर्न, खेती के पैटर्न। पैटर्न मतलब कौन से मौसम में हम कैसी फसलें उगाते हैं, वो होते हैं शस्य प्रारूप। तो मेन भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। अब रबी कौन सी फसलें हैं, रबी जो फसलें होती हैं उनको शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, जो ठंड में बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में उन्हें काटा जाता है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो हम गर्मी में काटते हैं, हमें पता है गेहूं है, जौ है, मटर है, चना, सरसों, ये कुछ रबी की मुख्य फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के अलग अलग भागों में बोई जाती हैं, लेकिन उत्तरी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत माने जाते हैं ये। अब शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से क्या होती है, वर्षा होती है, हमें पता है मानसून आती है, तो इन फसलों को अधिक उत्पादन देने में सहायक होती है। मानसून वो वाली नहीं, दूसरी वाली मानसून आती है जो सर्दी में आते हैं बारिश। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता के बाद इन रबी जो फसलें हैं उनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। रबी के बाद आती हैं खरीफ। खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, ये मानसून के टाइम पे बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं, अब ज़्यादा जो मानसून आती है जुलाई में, उसमें हम क्या बोते हैं, चावल बोते हैं, मक्का, जवार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, ये सारी फसलें बोई जाती हैं।
चावल की खेती मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र और कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। आपको तो पता ही है कि चावल की खेती के लिए क्या चाहिए, ज़्यादातर पानी चाहिए, तो ये वहीं भी की जा सकती है जहाँ पर सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी उपलब्ध हो। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गया है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। याद रखना कौन सी हैं, औस, अमन और बोरो। ये असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोई जाती हैं। अब रबी और खरीफ फसलें तो हमने देख ली कि जो रबी है वो हम शीत ऋतु में बोते हैं और जो खरीफ है वो हम कब बोते हैं, मानसून में। अब इसके बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं, जायद कहते हैं। जब पूरी गर्मी होती है ना, जून का जो महीना होता है, उस समय ये जायद की फसलें बोते हैं हम। तो ये कौन सी होती हैं, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे, इन फसलों की खेती की जाती है। क्योंकि ये बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम कोई फसल नहीं होती, क्योंकि मई में हम गेहूं काट लेते हैं और जुलाई में चावल की खेती शुरू करनी है, तो बीच में हमारे पास 1 मंथ या 1.5 मंथ का टाइम बच जाता है, तो उसमें हम जायद की फसलें बोते हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 साल लगता है, पता है आपको। अब मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं भारत की। भारत में हमें पता है कि अलग अलग जलवायु मिलती है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, तो उससे कृषि पद्धति में भी अंतर आया होगा। तो भारत में अन्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। कौन सी हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, कपास, जूट, ये बहुत सारी फसलें हैं। तो इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पहला है चावल। चावल हमें पता है कि भारत में बहुत सारे लोग खाद्यान्न के रूप में, मीन्स खाने के रूप में चावल खाते हैं रोज़। हमारा देश चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहला चीन है, दूसरा भारत है। अब चावल के लिए अगर हम देखें हमारे मैप में, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां चावल की खेती ज़्यादा की जाती है, तो हमने पढ़ा ही था कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये सारे राज्य क्या हैं जहां पर चावल की खेती ज़्यादा की जाती है ना। तो ये सारे क्या हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, ये सारे प्रमुख क्षेत्र हैं। और जो ये वाला है ये क्या है, गौण क्षेत्र। अब गौण क्षेत्र क्या होता है, जहाँ ये फसल इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कम उगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गौण क्षेत्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो चावल है उसी की बात हो रही है। चावल क्या है, एक खरीफ की फसल है ना, खरीफ की फसल है। इसे उगाने के लिए तापमान कितना चाहिए हमें, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। आर्द्रता कितनी चाहिए हमें, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब चावल उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल के कारण और नलकूपों के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी और राजस्थान में भी ये अब उगाया जाने लगा है। नेक्स्ट बात करते हैं गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में ये पैदा की जाती है। ये क्या है, एक रबी की फसल है। शीत ऋतु में पकने और उगने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए हमें 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये गेहूं की फसल आपको शो की हुई है। गेहूं को उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। दक्कन मीन्स जैसे महाराष्ट्र में क्या होती है, काली मिट्टी होती है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के भी कुछ भागों में गेहूं पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में क्या आ जाता है, मोटे अनाज में आती हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ मोटे अनाज हैं। परंतु इन्हें पोषक तत्वों, अब इन्हें मोटे अनाज तो हम कहते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। पहले ना पुराने टाइम में क्या करते थे, अब तो हम खैर गेहूं का आटा खाते हैं, तो पुराने समय में लोग ना इन मोटे अनाज को गेहूं के साथ पीस के एक आटा बनाते थे, तो वो आटा खाते थे। उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू अकेला गेहूं उसको खाने के बजाय। साधारणतः रागी में क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है वो देश की तीसरी
महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है, अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसीलिए इसको इतनी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये नमी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे हम, जैसे कि रेगिस्तान का इलाका है उस साइड हम बो सकते हैं। तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, अभी बात की ना हमने। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न मीन्स खाने के लिए और चारे के लिए, दोनों के लिए ही उपयोग की जाती है। यह क्या है? एक खरीफ की फसल है। अब ये कुछ क्षेत्र आपको दिखाए हुए हैं, ये कौन से हैं आप इंडिया में? ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं की कृषि या गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सारे क्षेत्र हैं यहाँ जहाँ पर गेहूं उगाया जाता है। ये एमपी है प्रमुख क्षेत्र, और ये बाकी जो है ये गौण क्षेत्र है जहाँ गेहूं की खेती कम की जाती है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मक्की की। मक्की को उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्की क्या है? रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। वैसे मक्की खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार में ये रबी के मौसम में भी उगाई जा सकती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिक निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से अब इसका उत्पादन क्या है? पहले से बड़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्या है? प्रमुख उत्पादक है मक्का के। ये मक्की की कृषि आपको दिखाई हुई है। नेक्स्ट है दालें। अब दालों की अगर हम बात करें तो दालों में भारत क्या है? बहुत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। हम दालें उपयोग भी बहुत करते हैं और पैदा भी बहुत करते हैं। सो शाकाहारी खानों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो किस में होता है? दालों में होता है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये भारत की कुछ प्रमुख क्या है? दलहनी फसलें। अब दालों की फसलों को हम दलहनी भी बोल सकते हैं। क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सी दाल खरीफ में और कौन सी रबी में उगाई जाती है? सारी दालें अलग अलग होती हैं, आधी खरीफ की होती हैं और आधी क्या होती है? रबी की। अब देख लेते हैं मौसम। दालों को कम नमी की आवश्यकता वाला मौसम चाहिए होता है। शुष्क परिस्थितियों में भी हम इन्हें उगा सकते हैं। फलीदार होने के कारण हमें पता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन को वायु से लेके मिट्टी में मिलाता है, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता होती है वो बढ़ती है। इन फसलों को इसीलिए हम आवर्तन में बोते हैं। आवर्तन मीन्स रोटेटिंग। जैसे कि एक बार उस जमीन पर हमने गेहूं बो लिया, उसके बाद वहां पर डालें, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति वापस आ जाती है, फिर से हम गेहूं बो सकते हैं। तो भारत के ऐसे प्रमुख राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, ये प्रमुख उत्पादक हैं। नेक्स्ट है खाद्यान्नों के अलावा क्या हम कुछ अन्य फसलें भी उगाते हैं? अब तक तो हमने जो बात की वो सारी खाने वाली फसलें थी। तो हाँ, हम उगाते हैं। पहली ऐसी फसल है गन्ना। गन्ना क्या है? एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसे चाहिए होता है। और बारिश कितनी चाहिए इसे? 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। कम वर्षा वाले प्रदेशों में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक तरीके की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, जैसे कि अलग अलग जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं। और इसकी बुआई के लिए और कटाई तक हमें पता है कि गन्ने की फसल पूरे 1 साल में आती है, तो काफ़ी ज़्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहला है ब्राज़ील, दूसरा है भारत। यह चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा बनाने के काम आता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। नेक्स्ट है तिलहन। तिलहन मीन्स
तेल वाली फसलें। 2017 की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश था। सन 2017 में तोरिया के उत्पादन में भारत पूरे वर्ल्ड में कनाडा और चीन के बाद तीसरे स्थान पर था। कुल बोए गए क्षेत्र का जो 12% भाग है उसमें हम तिलहन की फसलें बोते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी आती हैं। इनमें से अधिकतर क्या है? खाद्य हैं। खाद्य मीन्स हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं। परंतु कुछ तेलों से हम साबुन और श्रृंगार का सामान, उपटन आदि में कच्चे माल के रूप में भी यूज करते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों का कुल आधा भाग इसी फसल से आता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल भारत की खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की है, तिल खरीफ की है, अलसी और सरसों क्या है? रबी की फसलें हैं। अरंडी खरीफ रबी दोनों ही ऋतुओं में बोया जाता है। जो अरंडी है उसे हम दोनों ही ऋतुओं में बो सकते हैं। नेक्स्ट है चाय। तो यहाँ आपको चाय के बागान शो कर रखे हैं। ये चाय की पत्तियों को इकट्ठा करती हुई महिलाएं आपको दिखाई गई हैं। चाय हमें पता है कि एक रोपण कृषि का उदाहरण है। ये महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में भारत में कौन लेके आए थे? अंग्रेज लेके आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले और ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए होती है। वर्ष भर में समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें कोमल पत्तियों के विकास में बहुत सहायक होती हैं कि रुक रुक कर वर्षा होनी जरूरी होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब इसमें बहुत सारा श्रम लगता है, मेहनत लगती है, मजदूर लगते हैं। इसीलिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम इसको चाहिए होता है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित कर ली जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी इसमें शामिल है। सन 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश था। नेक्स्ट है चाय के बाद कॉफी। भारत में कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे देश की अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो हमारे देश में ही पैदा की जाती है, जो कहाँ से आई थी? यमन से लाई गई थी। इस किस्म की विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। इसकी कृषि शुरुआत में कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी कृषि की बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। उसके बाद आती हैं बागवानी फसलें। सन 2017 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फल भारत में उगाए जाते हैं। भारतीय फलों जिनमें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनकी बहुत अधिक मांग है वहाँ पे। ये आपको अखरोट, सेब और अनार की पिक्चर्स शो की हुई हैं। भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, सब्जियां तो सारी ही प्रमुख हैं। उसके बाद बारी आती है अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलें मतलब जो खाने में यूज ही नहीं की जाती। ऐसी कौन सी हैं? रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस
25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में यूज होता है, प्रयुक्त होता है। इसके मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में इसे उगाया जाता है। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। रेशेदार मतलब जिनसे रेशे हैं, रेशे मिलते हैं, रेशों से कपड़ा बनता है, वो फसलें। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम, ये भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और जो चौथा रेशम है वो हमें कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। रेशम का एक कीड़ा होता है जो अपने चारों ओर कोकून बना लेता है, वाइट कलर का कवरिंग बना लेता है। उस कोकून से हमें रेशे मिलते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं? रेशम बनाते हैं। अब जो कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े, वो क्या खाते हैं? मलबरी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। मीन्स इंग्लिश में हम इसे सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आती है फसल कपास की। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले कपास की खेती हमारे भारत में शुरू हुई। सूती कपड़ा उद्योग में कपास क्या है? एक बहुत प्रमुख कच्चा माल है। कपास के उत्पादन में भारत में चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर थे। ये 2017 की बात है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दक्कन पठार मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, वो वाला एरिया। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई और 210 पाला रहित दिन, खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद आती है जूट की फसल। अब जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरे रंग का होता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों और जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ उगाई जाती है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये क्या है? जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग हम किस में करते हैं? बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों के अब क्या है? पहले जूट हम बहुत प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या है? कृत्रिम रेशे आ गए हैं और वो हमें सस्ते पड़ते हैं, इसीलिए जो जूट की मांग है वो कम हो रही है। क्लियर? नायलॉन, रेयॉन, ऐसे जो कृत्रिम रेशे हैं वो आ गए हैं बाजार में। उसके बाद है प्रौद्योगिकियां, संस्थागत सुधार, कि खेती में कुछ नई टेक्नोलॉजी से कैसे कुछ सुधार हुए हैं वो देखते हैं। जैसा कि हमने देखा ही था कि भारत में कृषि पिछले हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार ही भूमि संसाधन का प्रयोग कृषि के विकास को रोक रहा है। इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बाद भी हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं, प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी जो अधिक लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। पहले जो पंचवर्षीय योजना आई उसमें भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा गया। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी और जिसकी चकबंदी करना बहुत ज़रूरी था। भूमि सुधार के कानून तो बने, लेकिन इनको लागू करने में ढील हुई। तो 1960 से 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के सुधारों को लाने की कोशिश की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये कृषि के सुधार में कुछ रणनीतियाँ शुरू की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ ही क्षेत्रों तक हुआ। आज भी अगर हम बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, ऐसे कुछ
राज्य हैं जहाँ पर पुराने तरीके से कृषि आज भी की जा रही है, तो वहाँ पर इसका विकास इतना नहीं हो पाया। इसीलिए 1980 से 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उसमें क्या किया गया? सूखा, बाढ़, चक्रवात और बीमारी से बचने के लिए फसलों के लिए क्या होने लगा? फसल बीमा के प्रावधान को लाया गया। किसानों के कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां बनाई गई। किसानों के लाभ के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसी योजनाएं बनाई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी का बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। किसानों के बिचौलियों और उन किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य मीन्स MSP जो हम बात करते हैं, वो भी सरकार ने निर्धारित किया है। कुछ लाभदायक फसलों में इसकी घोषणा सरकार करती रहती है समय समय पर। और अब क्या है? कृषि किसान पोर्टल है, एक वेबसाइट है जहाँ पर किसान कृषि, बागवानी, कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक भूदान और ग्रामदान की बात करते हैं हम। ये क्या था? गांधी जी ने विनोबा भावे एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट आए। तो गांधी जी की शहादत के बाद इसी संदेश को लोगों तक लेके जाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की पैदल यात्रा शुरू की। एक बार वो आंध्र प्रदेश के किसी गांव का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पोचमपल्ली गांव में बोल रहे थे। तो कुछ भूमिहीन गरीब किसान जो थे, उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत तो कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वो सहकारी खेती करे तो भारत सरकार से वो बात करेंगे उनके लिए और उन्हें ज़मीन मुहैया करवाएंगे। तो उनकी इन बातों से प्रभावित हो गए वहाँ पर एक किसान थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। उनके पास 80 एकड़ ज़मीन थी। तो उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को वो 80 एकड़ ज़मीन बांटने की पेशकश की। इसे क्या बोला गया? इसे भूदान बोला गया। भू मतलब ज़मीन, दान मतलब दान में देना। उसके बाद विनोबा भावे ने कई सारी यात्राएं की, अपने विचारों को भारत में फैलाया। फिर कुछ जमींदार जो कि बहुत सारे गांवों के मालिक थे, जिनके अंदर बहुत सारे गांव आते थे, तो उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे गांवों को भी दान में देने की पेशकश की भूमिहीन किसानों को। इसे क्या बोला गया? ग्राम दान बोला गया। परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का हिस्सा दान किया, क्योंकि उस टाइम पे भूमि सीमा कानून बनाया गया था कि किसी के पास इससे ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है, कि बिना रक्त के क्रांति। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है आज तक। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान का अनुपात कम होने के बाद भी 2010 और 11 में लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार, आजीविका का साधन क्या रही है? कृषि रही है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश एक चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट या प्रगति का अवरोध अर्थव्यवस्था के लिए गिरावट ला सकता है, समाज के लिए सही नहीं है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। भारत में कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र, इनकी स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम की पूर्वानुमान, ये सारे अनुसंधान इनको प्राथमिकता दी गई। अब क्या है? इस तालिका से स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर तो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और कृषि की विकास दर भी हमें बताया कि कम हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि हम फसलें तो बहुत उगा रहे हैं, लेकिन हमारी फसलें अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है, वहाँ पे कंपटीशन में नहीं जा पा रही है। सो ये है भारत में सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो कृषि में कितना था, 2013-14 में 4.2 था, फिर -0.2 आ गया, फिर 1.1, ये कम हो रहा है। तो यहाँ अगर पूरा देखें कृषि उद्योग और सेवाएं इन सबको मिला के देखा जाए तो 6.6, फिर 7.2, फिर 7.6, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। सो कृषि सेक्टर में विशेष रूप से किसानों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर हटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं किसान, तो जिसके कारण कृषि में रोजगार भी कम हो रहा है। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कर्जा ही इतना है कि वो चुका ही नहीं पा रहे हैं। वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण कोई नई घटना तो नहीं है, औपनिवेश काल से ही ये चली आ रही है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उन्होंने भी क्या किया, भारत के मसालों को विभिन्न देशों में वो बेचने लगे। दक्षिण भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। आज भी गरम मसाले भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास के लिए आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन के जो सूती वस्त्र उद्योग थे उनके लिए कच्चे माल में प्रयोग किया जाता था। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली जो उत्तम किस्म की कपास थी उसी की उपलब्धता के ऊपर निर्भर कर रहा था। आपने 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो तो सुना ही होगा। इसकी शुरुआत इसीलिए इस क्षेत्र में की गई क्योंकि किसानों पर क्या था, नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि नील एक डाई के रूप में काम करता था। तो अंग्रेज़ों को अपने सूती वस्त्र उद्योग में इसे कच्चा माल के तौर में चाहिए था, इसीलिए वो भारतीयों को मजबूर करते थे कि आप नील उगाओ, आप खाने की चीज़ें ना उगाओ, आप नील की खेती करो, जिसके लिए चंपारण आंदोलन हुआ। किसान भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को और भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबर, कॉफ़ी, जूट, मसाले प्रमुख उत्पादक होने के बाद भी भारतीय कृषि विश्व की विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ रही है। देशों में, क्योंकि हमारे देशों में कृषि को इतनी सहायता नहीं दी जाती जितनी कि वहाँ दी जाती है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर खड़ी हुई है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना ज़रूरी है। अगर हम बनाएंगे तभी किसानों की स्थिति सुधरेगी। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा तो किया, लेकिन आज ये बहुत विवादों से घिरी है। आरोप लगाए जाते हैं कि हरित क्रांति के दौरान हम ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे कि ज़मीन भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है। अब इसमें क्या होता है, फसल के जीन्स को बदलकर अच्छी फसल बनाने का लैब्स में ट्राई किया जाता है। सो वास्तव में क्या आप जानते हैं ऐसे कुछ फसलें जो जीन संशोधित है और इन्हें हम प्रयोग ला सकते हैं, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर इनका यूज़ किया जाता है। तो ऐसी एक फसल है बीटी कॉटन की फसल। तो पहले जो कॉटन की फसल थी उसमें सुंडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, तो वो सुंडी सारी फसल को ख़राब कर देती थी, इसीलिए वो जीन संशोधित करके बीटी कॉटन आया जिसमें अब सुंडी नहीं लगती। अगर हम बात करें तो आज क्या है, ऑर्गेनिक कृषि का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है, ऐसी खेती जिसमें हम कोई भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, ये बिना रसायनों के की जाती है। इसका पर्यावरण के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसान, इनका भविष्य क्या है, अंधेरे में है। कि अगर किसान सिर्फ खाने की चीज़ें ही उगाते रहे तो हमारी कृषि का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में 83 करोड़ लोग सिर्फ 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में एक प्रति व्यक्ति
आधा हेक्टेयर से भी कम ज़मीन आती है। सो भारतीय किसानों को क्या करना चाहिए, खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यावरण निम्नीकरण भी कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसी कौन सी फसलें उगा सकते हैं फिर हमें फलों को, औषधीय पौधों को, बायोडीजल फसलें जैसे कि जट्रोपा, जोजोबा, इनसे क्या मिलता है, बायोडीजल। फूलों की सब्जियां, फलों की सब्जियां, ये सारी सब्जियां हमें उगानी चाहिए। चावल और गन्ना कम उगाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, सिंचाई चाहिए होती है, जिससे कि भूमि का जल का जो स्तर है वो भी कम होता जा रहा है। सो भारत में जलवायु विविधता होने के प्रकार ही हम जलवायु विविधता के कारण हम अलग अलग फसलें उगा सकते हैं और इनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि कृषि में विकास संभव है। सो ये था आपका चैप्टर कृषि। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा एंड अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।